गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप जान रहे हैं कि आप लोग का एग्जामिनेशन बस नज़दीकी है, कुछ दिन ही बचा हुआ है, 1 वीक। तो उसी कंडीशन को ध्यान रखते हुए हम आप लोग को जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे रहे हैं उसको आप ध्यान से देखें। तो उसी टॉपिक के तहत आज आपको बताने वाले हैं बीएसटी के तहत। तो बीएसटी जो होता है ये बिजनेस स्टडी होता है। तो बिजनेस स्टडी जो होता है ये आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा पेपर है जिसमें आपका जो क्वेश्चंस रहेंगे वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों रहेंगे, लेकिन बिजनेस स्टडी में कुछ ऐसे कंटेंट है, कुछ ऐसे वर्ड है जो लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम बार बार करने से, क्योंकि इसमें एक वर्ड है मैनेजमेंट। और आज की डेट में यदि सक्सेस करना है, यदि डेवलप करना है तो मैनेजमेंट स्किल का नॉलेज रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि मैनेजमेंट नहीं रहेगा तो किसी भी कंडीशन में आपका ग्रो नहीं कर पाएगा। चलिए पेपर में आते हैं। तो हमारा जो बिजनेस स्टडी है, तो बिजनेस स्टडी के तहत जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, अभी आपको हम 200-250 क्वेश्चन बताएंगे। तो उस क्वेश्चन का वीडियो आप ध्यान से 1, 2, 3 बार, जितना बार देख सके देख लें, क्योंकि जितना बार रिपीटेड करेंगे उतने बार आपका माइंड में वो क्वेश्चन सा सेट हो जाएगा। ठीक है। तो बिजनेस स्टडी में हमारा जो चैप्टर्स है वो हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट के तहत है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, स्टाफिंग है, कोऑर्डिनेशन है, डायरेक्शन है, कंट्रोलिंग है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, मोटिवेशन है, मार्केटिंग है, फाइनेंशियल मार्केट है, मतलब बहुत सारे चैप्टर्स हैं। तो सबसे पहले इस कंटेंट जानना आवश्यक है कि जो मैनेजमेंट है इसके फादर हमारे एफ.डब्ल्यू. टेलर है। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर या और सारे बहुत सारे विद्वान हैं जो इनके बारे में, जो मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट कहे हैं, लेकिन कंप्लीट यदि मैनेजमेंट जो होता है एक प्रकार का स्किल होता है। यदि आप मैनेजमेंट के आधार पे, मतलब किसी भी कार्य को यदि आप अच्छे से करते हैं या किसी से करवाते हैं तो ये आपका मैनेजमेंट कहलाता है, क्योंकि मैनेजमेंट जो है ये बताएगा कि काम को कैसे करना है, किस प्रकार करना है, किससे करवाना है। क्योंकि यदि किसी बिजनेस को, क्योंकि बिजनेस स्टडी हमारा है, बिजनेस स्टडी साफ साफ हमारा कहता है कि बिजनेस इज इकोनॉमिक देन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यदि बिजनेस इकोनॉमिक और नॉन एक्टिविटी है तो इसी एक्टिविटी को एक प्रोसेस वाइज में कंप्लीट करने के लिए, जब तक हम लोग स्किल का प्रयोग नहीं करेंगे, एक मैनेजमेंट का प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक हमारा ना तो इकोनॉमिक एक्टिविटी ना तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी डेवलप कर पाएगा। क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी के तहत मोटिव होता है टू अर्न प्रॉफिट, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मोटिव होता है ग्रोथ इन सोसाइटी, समाज का विकास करना। तो इस एक्टिविटी को ग्रो करने के लिए आपके पास मैनेजमेंट स्किल होना आवश्यक है। अब मैनेजमेंट होता क्या है? मैनेजमेंट होता है कि जिस व्यक्ति के पास जो भी क्वालिफिकेशन होता है, जो योग्यता होता है, उसी योग्यता का प्रयोग जब अपने कार्य में लगाता है तो उसका कार्य क्या होता है? डेवलप होता है। उस डेवलपमेंट से क्या होता है? उसका बिजनेस ग्रो करता है। या किसी भी सेक्टर में यदि वो अपने मैनेजमेंट का यूज करता है तो उस सेक्टर में उसको क्या होता है? बेनिफिट्स होता है। तो मैनेजमेंट जो होता है ये हमको बताता है कि कार्य को कैसे करना है और किस प्रकार कंप्लीट करवाना है दूसरे व्यक्ति से। तो ये हमारा मैनेजमेंट है। तो बेसिकली आप क्वेश्चन बताएंगे, उस क्वेश्चन के तहत ध्यान से देखेंगे, क्योंकि मैनेजमेंट जो होता है ये डिपेंड करता है हमारा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग एंड डायरेक्शन के आधार पे। इस 5 फंक्शन के आधार पे हमारा मैनेजमेंट क्या होता है? ग्रो करता है। अब कुछ क्वेश्चन बताते हैं, उसको आप ध्यान से देखें। जैसा कि आप लोगों को बीएसटी का क्वेश्चन बता रहे थे, तो बीएसटी का जो भी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव है, ध्यान देखेंगे। आपका क्वेश्चन है, कि द मेन कॉजेज ऑफ स्लो प्रोग्रेस ऑफ इंडिया इज द लैक ऑफ। भारत की प्रगति की धीमी गति का मुख्य कारण का मेन कारण क्या होता है? सबसे पहला ऑप्शन होगा कुशल प्रबंध, क्योंकि यदि मैनेजमेंट नहीं होता है तो ग्रोथ नहीं किसी कंडीशन में होगा। तो ऑप्शन ए होगा इसका सर। अगला बोला है हमारा कि प्रबंध की सफलता का प्राथमिक तत्व क्या है? मतलब सक्सेस ऑफ मैनेजमेंट एलिमेंट्स, प्राइमरी एलिमेंट्स कौन सा है सर? तो सबसे प्राइमरी एलिमेंट होता है हमारा लार्ज कैपिटल, ऑप्शन बी। तीसरा हमारा है अकॉर्डिंग टू कुंडस एंड डोनेल द मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मतलब इनके अनुसार मैनेजमेंट में फंक्शन कितना होता है सर? तो इनके अनुसार मैनेजमेंट में 5 फंक्शन होता है। आपको पता है फंक्शन कौन है सर? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन एंड कंट्रोलिंग। अगला क्वेश्चन बोला हमारा, ध्यान देखेंगे अगला क्वेश्चन,
बोला हमारा कि प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व होता है, बोला है टूवर्ड्स ऑल, कर्मचारियों के प्रति, सरकार के प्रति, समाज के प्रति। ऑप्शन ए होगा सर टूवर्ड्स ऑल। बोला मैनेजमेंट इज ए आर्ट ऑफ, मैनेजमेंट इज ए आर्ट ऑफ, ये क्या है सर? तो कोई ऑप्शन दिया है स्वयं काम करने का, दूसरे से काम लेने के, स्वयं काम करने, दूसरे से काम लेने का। मैनेजमेंट जो आर्ट होता है उसका मतलब होता है कि यदि आप काम को खुद करते हैं या किसी और से करवाते हैं, ये आपका आर्ट कहलाएगा। ऑप्शन सी। अगला बोला है प्रबंध एक पेशा है क्योंकि उसके पास, मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन बिकॉज इट हैज, इसका ऑप्शन होगा सर, बोला स्पेसिफिक नॉलेज, कोड ऑफ कंडक्ट, ट्रेनिंग फैसिलिटीज, ऑल अबव, उपरोक्त सभी, ऑल। अगला क्वेश्चन बोला हमारा कि कोऑर्डिनेशन इज ए, तो इसका आंसर होगा, बोला प्रबंध का सार, प्रबंध का कार्य, प्रबंध का उद्देश्य, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन होगा प्रबंध का सार, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन, ध्यान देखेंगे। 9वां क्वेश्चन बोला हमारा है कि प्रबंध की जरूरत है, किस लिए जरूरत है? रिसोर्सेज टू एक्सिक्यूट्स, मतलब जो भी संसाधन है उसका सही से यूटिलाइज करना। अगला क्वेश्चन बोला है मैनेजमेंट इंश्योर, प्रबंध सुनिश्चित करता है, प्रबंध क्या सुनिश्चित करता है? प्रबंध सुनिश्चित करता है संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना, मतलब इंश्योरिंग मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब किसी प्रकार से मैनेजमेंट के तहत जो भी रिसोर्स होते हैं, जो भी संसाधन होते हैं, उसका सही से प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन बोला हमारा कि प्रबंध के किस कार्य के तहत नीतियां और रणनीतियां तैयार की जाती है? प्रबंध के किस कार्य के तहत नीतियां और रणनीतियां तैयार की जाती है? तो आप सब जानते हैं यहाँ पे नीति आ गया, दैट मीन प्लानिंग आ गया, क्योंकि बिना रूल एंड रेगुलेशन के हमारा वर्क डेवलप नहीं हो पाता है, तो उसके लिए प्लानिंग होना इंपॉर्टेंट है। अगला बोला है संगठनों में लोग प्राप्त करने के उद्देश्य से विविध कार्य करते हैं, कहने मतलब है जो भी लोग मिलकर काम करते हैं तो किस लिए करते हैं सर? तो उनका मेन ऑब्जेक्ट होता है कॉमन ऑब्जेक्ट, जो सामान्य उद्देश्य है उसको प्राप्त करना। अगला बोला है इन विच कैटेगरी डज मैनेजमेंट फॉल, प्रबंध किस श्रेणी में आता है सर? तो प्रबंध हमारा जो आता है वो आता है इमर्जिंग प्रोफेशन, उभरता हुआ पेशा। अगला बोला है हमारा संगठनात्मक उद्देश्य का संबंध नहीं है, संगठनात्मक उद्देश्य का संबंध नहीं है, तो इसका संबंध किससे? ग्रोथ से, प्रॉफिट से, सर्वाइवल से, सप्लाई एंड क्वालिटी गुड्स से। तो इसका ऑप्शन डी होगा सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स, सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 15, बोला है हमारा कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रबंध की किस स्तर पर कार्य करता है? तो इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा टॉप लेवल, क्योंकि आप जानते हैं कि मैनेजमेंट का 3 लेवल होता है, एक होता है टॉप लेवल, एक होता है मिडिल लेवल और एक होता है लो लेवल। जो टॉप लेवल होता है वो शीर्ष स्तर पर करते हैं, मतलब एक तरह का अधिकारी होते हैं जिनके द्वारा ऑर्डर पास किया जाता है। अगला बोला है प्रबंध को एक पेशा ही माना जाता है जहां मैनेजमेंट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए प्रोफेशन वेयर। तो बोला है इसका किसी को भी प्रवेश मिल सकता है, ऑप्शन ए किसी को भी प्रवेश मिल सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दक्षता का संबंध है, एफिशिएंसी इज कंसर्न्ड विथ, तो इसका ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन बी डूइंग दिस राइट, डूइंग दिस। बोला है समन्वय है, समन्वय क्या होता है? समन्वय होता है कि किसी भी काम को मिलकर करना। तो बोला है एक प्रबंध समारोह, ए मैनेजमेंट फंक्शन, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज सोशल ऑब्जेक्टिव। तो इसका ऑप्शन होगा बी द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध का सार है। निम्नलिखित में कौन सा गैर आर्थिक गतिविधियों का उदाहरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब निम्नलिखित में कौन गैर आर्थिक गतिविधियों का उदाहरण नहीं है सर? देशभक्ति, टीचिंग, सेंटिमेंट एंड सिंपैथी। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी टीचिंग। अगला बोला है इनमें से सच क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो इसका ऑप्शन होगा मेरा ए बोला है प्रबंध के सभी स्तरों पर समन्वय समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं है, बी बोला है समन्वय का कोई महत्व नहीं है, तीसरा बोला समन्वय सभी स्तरों पर समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो ये तीनों लेवल पर होता है, कोऑर्डिनेशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल लेवल, ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन बोला हमारा, ध्यान देखिए, अगला बोला हमारा कि ध्यान से क्वेश्चन बोला है, मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध का कार्य क्या है? तो वित्तीय प्रबंध का कार्य क्या है? एक्वायरिंग फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड, एलोकेशन ऑफ फंड, ऑल ऑफ दिस। इसका ऑप्शन ऑल ऑफ दिस होगा। बोला द साइंटिफिक मैनेजमेंट इज ऑनर्स, द साइंटिफिक मैनेजमेंट इज ऑनर्स, इसका ऑप्शन क्या होगा सर? इन फेवर, एक पक्ष में, इन फेवर पक्ष में। तीसरा बोला है, शुरू में श्रमिकों द्वारा वैज्ञानिक प्रबंध का क्या किया जाता है? शुरू में श्रमिकों द्वारा वैज्ञानिक प्रबंध का क्या किया जाता है? तो इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका ए, पक्ष में। बोला है मानसिक कार्य है, मानसिक कार्य क्या है? प्रोडक्शन। गुड। बोला है प्रोडक्शन भी है, मैनेजमेंट भी है, मार्केटिंग भी है, नन ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन होगा ए, प्रोडक्शन करना। निम्नलिखित में कौन सा कथन असंगत है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ इनकंसिस्टेंट, इसका ऑप्शन होगा आपका डी, प्रबंध स्वामित्व से अलग नहीं है। अगला बोला है कि वैज्ञानिक प्रबंध का प्रारंभ हुआ है, वैज्ञानिक प्रबंध का प्रारंभ कब हुआ है सर? तो इसका ऑप्शन है, ध्यान देखेंगे, इसका ऑप्शन है ए, 1913 मतलब आजादी के पहले। बोला है निम्नलिखित में कौन टेलर द्वारा दिया गया प्रबंध का सिद्धांत नहीं है? Which of the following is not a principle of management given by टेलर? टेलर द्वारा प्रबंध का सिद्धांत नहीं है। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो दिया है हमारा, ऑप्शन होगा विज्ञान न केवल होता है, इसका ऑप्शन होगा फंक्शनल फॉर्मेनशिप, मतलब क्रियात्मक फॉर्मेनशिप। बोला है प्रबंध के सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर, बोला है डायनेमिक है, फ्लेक्सिबल है, यूनिवर्सल है, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ दिस। बोला अगला, निम्न में कौन सा कथन कार्य का विभाजन सिद्धांत का सबसे तरह से बयान करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क? तो ऑप्शन बोला है कार्य को छोटे काम बांटना चाहिए, दूसरा बोला है श्रम का विभाजन करना चाहिए, संसाधनों को फुटकर काम बांटना चाहिए, और चौथा बोला यह विशिष्टीकरण का मार्ग दिखाता है। मतलब चौथा ऑप्शन होगा इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। क्वेश्चन 10 बोला है कि मेंटल रिवैल्यूएशन ऑफ एसेंस ऑफ, मानसिक क्रांति का मूलाधार है। तो ऑप्शन होगा आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्या होगा? साइंटिफिक मैनेजमेंट। अगला हमारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, बोला है क्वेश्चन 11 कि वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने प्रयोग किए हैं द एक्सपेरिमेंट डन टेलर अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट वेयर। तो मोशन स्टडी, फ्रेटिग्यू स्टडी, टाइम स्टडी, ऑल। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑल। अगला बोला हमारा कि वेजेस गिवन टू वर्कर्स इन ट्रेडिशनल मैनेजमेंट वाज, परंपरागत प्रबंध में श्रमिकों को मजदूरी दी जाती है कम। ऑप्शन होगा ए, दिया है कम, अधिक, अधिकतम, समान। तो ऑप्शन ए होगा सर। अगला बोला है वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों को होता है, याद रखिए, यदि मैनेजमेंट का यूज करते हैं तो फर्म तो लाभ होगा, लेकिन यदि साइंटिफिक मैनेजमेंट का यूज करते हैं तो उसको और प्रॉफिट होता है, मतलब ये भी प्रॉफिट ही होगा। ऑप्शन ए बोला है निम्न में कौन सा प्रबंध के सिद्धांत का महत्व नहीं है? पहला बोला इंक्रीज इफिशिएंसी, इंस्टीट्यूटिव, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज, फॉलो मॉडिफाई टेक्नोलॉजी। तो चौथा ऑप्शन होगा परिवर्तित तकनीकों को अपनाना। अगला बोला हेनरी फ्यूल था एक, हेनरी फ्यूल कौन थे सर? सोशल साइंटिस्ट, माइनिंग इंजीनियर, राइटर, प्रोडक्शन इंजीनियर। ऑप्शन बी होगा माइनिंग इंजीनियर। अगला क्वेश्चन बोला हमारा कि वैज्ञानिक प्रबंध विश्लेषण एनालिसिस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज मतलब साइंटिफिक मैनेजमेंट का कितना परसेंट अधिकार होता है फर्म के डेवलपमेंट में? 75%, क्योंकि टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। बोला है बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट कंज्यूमर आर, वैज्ञानिक प्रबंध से उपभोक्ता को क्या है सर? बेसिकली उपभोक्ता को लाभ है सर। अगला बोला है निम्न में प्रबंध का उद्देश्य नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट?
ऑप्शन होगा रोजगार प्रदान करना, प्रबंध का उद्देश्य नहीं है, तो रोजगार प्रदान करना। अगला वाला है हमारा क्वेश्चन 19 कि प्रबंध के सिद्धांतों की रचना किस प्रकार की जाती है। प्रबंध के सिद्धांतों की रचना किस तरह है? प्रयोगशाला में प्रबंधकों के अनुभव द्वारा, ग्राहकों के अनुभव द्वारा, सामाजिक वैज्ञानिकों के प्रसारण से। तो इसका ऑप्शन होगा बी, प्रबंधकों के अनुभव से, क्योंकि बार बार उसको आप एक्सपीरियंस को यूज करते हैं तो ऑटोमेटिक फर्म का डेवलपमेंट होगा। अगला बोला है बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रॉफिट और वैज्ञानिक प्रबंधकों से लाभ होती है। ऑप्शन ए, इंक्रीज प्रॉफिट होता है। अगला बोला है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट। ऑप्शन होगा इसका सी, कंप्लीट संपूर्ण, क्योंकि यदि यूनिवर्सल दिया है, वेरिएबल दिया है, कंप्लीट नन ऑफ दिस, ऑप्शन सी होगा कंप्लीट। 22वां क्वेश्चन बोला है साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है सर? तो अब जान रहे हैं मैनेजमेंट इज आर्ट एंड साइंस, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है सर? आर्ट एंड साइंस। अगला क्वेश्चन अगला बोला है कि प्रबंध के प्राथमिक कार्य के रूप में जाना जाता है, इसको जानता है व्हाट इज द कैन ऑफ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग, स्टाफिंग। तो आप सब जानते हैं फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्लानिंग। यदि किसी बोला है हमारा, यदि किसी भी फर्म में अपने उत्पाद को केवल नगद आधार पर बेचने का निर्णय लिया जाए तो फर्मों का हिस्सा क्या होता है सर? इफ ए फर्म हैज डिसाइडेड टू सेल ऑफ प्रोडक्ट ऑन ए कैश बेसिस ओनली, इट इज ए पार्ट ऑफ फर्म, इट इज ए पार्ट ऑफ फर्म। तो ये आंसर होगा प्रोड्यूसर, पॉलिसी, मेथड, ऑब्जेक्टिव। ऑप्शन बी होगा पॉलिसी। अगला बोला है अंगूठे का एक नियम है जो प्रबंधक निर्णय को लेने में आसान बनाने के लिए उपयोग करते हैं। अंगूठे का एक नियम है जो प्रबंधक को निर्णय लेने में आसान करता है, तो क्या सर? अनुमान, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन बोला है हमारा कि के बाद योजनाओं को लागू किया जा सकता है, किसके बाद? तो जब तक आप विकल्प सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक आप किसी फर्म योजना को लागू, तो ऑप्शन होगा ए, एक विकल्प के चयन के बाद। क्वेश्चन अगला बोला है कि निम्नलिखित में से, जो भी ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा सर, निम्नलिखित में कौन सी योजना क्रियाकलापों के निष्पादन के लिए कालानुक्रमिकरण चरण निर्धारित करती है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लान प्रिस्क्राइब क्रोनोलॉजिकल स्टेप्स द परफॉर्मिंग एक्टिविटी। तो इसका ऑप्शन होगा प्रोड्यूस, प्रक्रिया। अगला बोला है निम्नलिखित में से कौन सा नियोजन की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी नियोजन की विशेषता नहीं है? प्रोड्यूस, रूल, पॉलिसी, मेथड। ऑप्शन सी पॉलिसी। अगला क्वेश्चन बोला है कि नियोजन को कम करने में मदद करता है, नियोजन को कम करने में मदद करता है डायरेक्शन ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, मेमोरी, रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितताओं को जोखिम। ऑप्शन डी होगा सर, अनिश्चितताओं को जोखिम। अगला क्वेश्चन बोला है हमारा योजना बनाने में सफल होने के लिए प्रबंधक के पास निम्न में से कौन सा गुण होना चाहिए? योजना बनाने में सफल होने के लिए प्रबंधक के पास कौन सा गुण होना चाहिए? तो इसका ऑप्शन होगा सर, यहां देखिए ऑप्शन दिया है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, इमेजिनेशन, दूरदर्शिता, ये सभी, ऑल ऑफ दिस। क्या करना है, कैसे करना है, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है प्लानिंग से। अगला बोला है निर्णय लेने का मामला है डिसीजन मेकिंग इन द केस ऑफ, तो ये भी प्लानिंग का ही, प्लानिंग नहीं आता है कि प्लानिंग बताता है व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू। अगला बोला नियोजन के लिए अनुमान, कार्य और इच्छाधारी सोच के बजाय तार्किक और व्यवस्थित सोच की आवश्यकता होती है। नियोजन की संबंधित विशेषता को पहचानें। ऑप्शन दिया है नियोजन भविष्य है, नियोजन एक मानसिक व्यायाम है, नियोजन नियंत्रण के लिए मानक स्थापित करता है, योजना उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए केंद्रित है।
तो इसका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन होगा सर, इसका ऑप्शन होगा बी, नियोजन एक मानसिक व्यायाम है, क्योंकि जब आप प्लानिंग करते हैं तो ये मेंटल एक्सरसाइज होता है। गुड। अगला बोला है ट्रेनिंग लेक्चर एंड सेमिनार आर, ट्रेनिंग लेक्चर एंड सेमिनार आर, ये क्या है सर? एक प्रकार का मेथड होता है। अगला क्वेश्चन बोला है हमारा कि नियोजन प्रक्रिया में पहला कदम होता है, नियोजन प्रक्रिया में से पहला कदम होता है उद्देश्य को निर्धारित करना, क्योंकि जब तक आप अपना ऑब्जेक्ट निर्धारित नहीं करेंगे तब तक उस प्लान के आधार पर काम को कंप्लीट करने का काम नहीं करेंगे। अगला बोला है निम्न में से कौन सा सही नहीं है? नियोजन सतत प्रक्रिया है, नियोजन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए करता है, योजना लाभ को कम करती है। ऑप्शन सी होगा सर, क्योंकि योजना लाभ को बढ़ाती है, कम नहीं करती सर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखेंगे, बोला है हमारा कि अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक व्यापक योजना है। अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए व्यापक योजना क्या है? स्ट्रेटेजी तैयार करना। जब तक आप किसी भी कार्य को कंप्लीट करने के लिए स्ट्रेटेजी तैयार नहीं करते, एक शॉर्ट एनालिसिस नहीं करते, तब तक आपका कोई भी वर्क कंप्लीट नहीं होगा। बोला है यह हमेशा सच नहीं होता है कि सिर्फ इसलिए कि किसी योजना ने पहले काम किया है वह फिर से काम करेगी। नियोजन की संबंधित सीमा को पहचाने, नियोजन की संबंधित सीमा को पहचाने। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा बी, योजना सफलता की गारंटी नहीं देती है, योजना सफलता की गारंटी नहीं देती है। अगला बोला है अनुमानित नकदी प्रवाह और नकदी बहिर्प्रवाह है, अनुमानित नकदी प्रवाह और बहिर्प्रवाह है, तो ये बजट बनाता है, क्योंकि जब आप बजट बनाते हैं तो उस बजट के आधार पे आपका मैनेजमेंट जो होता है वो अच्छा हो पाता है। अगला बोला है निम्न में से कौन नियोजन की सीमा है? निम्नलिखित में कौन नियोजन की सीमा है? तो ऑप्शन दिया है योजना निर्देशन प्रदान करती है, योजना निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करती है, योजना नवीन विचारधाराओं को बढ़ाती है, योजना सफलता की गारंटी नहीं देती। तो ऑप्शन होगा हमारा डी, योजना सफलता की गारंटी नहीं देती है। अगला क्वेश्चन बोला हमारा 19वां क्वेश्चन कि प्राप्त करने के लिए अंत निर्दिष्ट करता है। क्या प्राप्त करने के लिए? तो ऑब्जेक्ट, क्योंकि स्पेसिफिक द एंड ऑफ टू अचीव्ड, उद्देश्य, इसका ऑप्शन होगा उद्देश्य। अगला क्वेश्चन बोला हमारा कि वे योजनाओं के अंतिम बिंदु का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या प्रतिनिधित्व करते हैं? रूल्स, मेथड्स, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी। ऑप्शन होगा सी, ऑब्जेक्टिव। जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं ध्यान से देखिएगा। अगला बोला है कि अंडर व्हाट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट पोस्ट इज एक्सप्लेन्ड, प्रबंध के किस कार्य के तहत विभिन्न पदों के बीच संबंध को समझाया गया है? प्लानिंग, कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड सुपरविजन। तो इसका ऑप्शन होगा ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। अगला बोला है वेयर द नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेयर द नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन की आवश्यकता कहां है? इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इन नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इन बोथ ए एंड बी, विल नोवेयर। ऑप्शन बी सी होगा, इन बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन बोला है कि विच ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज एस्टैब्लिश्ड इंटेंशनली, कौन सा संगठन ढांचा जानबूझकर स्थापित किया गया है सर? फॉर्मल, इनफॉर्मल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस, इनफॉर्मल। अगला क्वेश्चन बोला है हमारा कि विच ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन रूल एंड प्रोसीड्यूर, इसका ऑप्शन क्या होगा सर? इसका ऑप्शन होगा फॉर्मल, क्योंकि बिना रूल एंड पॉलिसी के आधार पे हम फॉर्मलाइजेशन नहीं करते हैं। अगला बोला हमारा विच स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज हेल्पफुल इन लोकेटिंग द इनफिशिएंट एम्प्लॉइज, अकुशल कर्मचारियों का पता लगाने में संगठन की कौन सी संरचना सहायक होती है? तो इसका ऑप्शन होगा औपचारिक, अनौपचारिक दिया है, औपचारिक दिया है,
बोथ एंड भी दिया है, नन। ऑप्शन बी होगा सर, औपचारिक। अगला हमारा है छठा क्वेश्चन। अगला बोला है किस संगठन की संरचना में कार्य का दोहराव नहीं होता है, कार्य का रिपीट नहीं होता है, तो लैक ऑफ इंटेटिव, औपचारिक। अगला बोला है निम्नलिखित में कौन सा औपचारिक संगठन का नुकसान नहीं है, औपचारिक संगठन का नुकसान नहीं है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिसएडवांटेज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले लैक ऑफ इंटेंसिटी, डेली इन वर्क, लैक ऑफ फेवरिज्म और मैकेनिकल रिलेशनशिप। तो ऑप्शन सी होगा पक्षपात में कमी। अगला बोला है कि किस संगठन संरचना में हम समूह मापदंड पाते हैं, इन विच ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डू वी फाइंड ग्रुप नॉर्म्स फॉर्मल। तो ऑप्शन होगा इसका, ऑप्शन जो होगा 8 का वो होगा बी, इनफॉर्मल, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अगला बोला निम्न में से कौन प्रत्यायोजना का तत्व नहीं है, प्रत्यायोजना तत्व। तो अगला इसका ऑप्शन होगा दिया है जवाबदेही, प्राधिकरण, जिम्मेदारी, अनौपचारिक संगठन। इसका ऑप्शन होगा डी, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अगला बोला हमारा कि सामाजिक संबंधों का वह जाल जो कार्यस्थल पर अंतःक्रिया के कारण स्वतः उत्पन्न होता है कहलाता है ए नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप दैट अराइज रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यू टू इंटरेक्शन एट वर्क इज कॉल्ड। सामाजिक संबंधों का वह जाल जो कार्यस्थल पर अंतःक्रिया के कारण स्वतः उत्पन्न होता है, तो इसका ऑप्शन बोला है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन। तो याद रखिएगा ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो दो होता है, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। तो इसका ऑप्शन बी होगा इनफॉर्मल। अगला बोला है निम्नलिखित में कौन अदिश श्रृंखला का अनुसरण नहीं करता है, निम्नलिखित में कौन अदिश श्रृंखला का अनुसरण नहीं करता है, तो विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट ऑफ रिलेशन। तो ऑप्शन में बोला है कार्यात्मक सूचना, संभागीय सूचना, औपचारिक, अनौपचारिक। इसका ऑप्शन होगा डी, अनौपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन। अगला बोला है ए टॉल स्ट्रक्चर हैज ए, प्रबंध की सकरनी अवधि, प्रबंध की व्यापक अवधि, प्रबंध की कोई अवधि नहीं, प्रबंध के कम स्तर। तो ऑप्शन होगा ए, प्रबंध की सकरनी अवधि। अगला बोला है केंद्रीकरण का अर्थ होता है, केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू निर्णय लेने में प्राधिकरण का प्रतिधारण, निर्णय लेने वाले प्राधिकरण का फैलाव, डिवीजनों को लाभ केंद्र के रूप बनाना और नए केंद्र या शाखाओं को खोलना। ऑप्शन होगा ए, निर्णय लेने वाले प्राधिकरण का प्राधिकरण। अगला बोला है क्वेश्चन नंबर 14 कि प्रतिनिधि मंडल के प्रभावी होने के लिए यह आवश्यक है कि जिम्मेदारी के साथ आवश्यक हो, फॉर डेलीगेशन टू effective it is essential that responsibility to independent with necessary। तो इसका ऑप्शन बी होगा ए, प्राधिकरण, अथॉरिटी। अगला बोला है हमारा 15 क्वेश्चन में कि स्पैम ऑफ मैनेजमेंट रिफर्स टू, स्पैम ऑफ मैनेजमेंट का तात्पर्य क्या होता है, तो इसका ऑप्शन दिया है प्रबंधकों की संख्या, कार्यकाल की लंबाई जिसके लिए प्रबंध नियुक्त किया जाता है, एक श्रेष्ठ के अधीन अधीनस्थ कर्मचारियों की संख्या। इसका मतलब होता है एक श्रेष्ठ के अधीन, क्योंकि नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स अंडर द सुपरवाइजर, तो एक श्रेष्ठ अधीन के अधीनस्थों की संख्या। ऑप्शन सी होगा सर। अगला बोला है 16 क्वेश्चन कि अफवाहों को जन्म देने के लिए अफवाहों को जन्म देने के लिए जाने वाले संगठनों के रूप में कहा जाता है, किसे कहा जाता है सर, तो केंद्रीय संगठन, विकेंद्रीय संगठन, अनौपचारिक संगठन, औपचारिक। तो ऑप्शन होगा आपका, इसका ऑप्शन होगा आपका बी, विकेंद्रीय संगठन, विकेंद्रीकृत संगठन। अगला क्वेश्चन बोला है 17 क्वेश्चन कि उत्पाद श्रृंखलाओं के आधार पर गतिविधियों का समूहन किया जाता है, तो इसका बोला है ऑप्शन प्रायोजित संगठन, संभागीय संगठन, कार्यात्मक संगठन। तो ऑप्शन होगा बी, संभागीय संगठन। अगला क्वेश्चन बोला है कार्यों के आधार पर गतिविधियों का समूहन किस भाग में होता है,
किस भाग में किया जाता है कार्यों के फंक्शन के आधार पे? तो बोला है विकेंद्रीय संगठन, सहभागी संगठन, कार्यात्मक संगठन और केंद्रीय संगठन। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा क्रियात्मक संगठन, ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ फंक्शन है और फंक्शन किससे रिलेटेड होता है? कार्यात्मक से रिलेटेड। अगला बोला निम्नलिखित में कौन सा प्रत्योजन का तत्व नहीं है? नहीं है जवाबदेही, प्राधिकरण, जिम्मेदारी, अनौपचारिक संगठन, ऑप्शन डी अनौपचारिक संगठन। अगला क्वेश्चन बोला है प्रबंध के विस्तार से तात्पर्य है नंबर ऑफ मैनेजर, लेंथ ऑफ टर्म ऑफ विच ए मैनेजर टू अपॉइंटमेंट, और तीसरा नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स अंडर द सुपरिटेंडेंट, एक उच्च अधिकारी के अंतर्गत कार्य करने वाले अधीनस्थों की गणना। इसका मतलब होता है कि एक जो उच्च लेवल का अधिकारी होता है उसके अंदर जितने भी लो कैटेगरी एम्प्लॉय होते हैं वो सारे उसके अंडर में होते हैं, कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला जो है हमारा है वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन जो है ये मेरा कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। कम्युनिकेशन जो आता है ये हमारा आता है डायरेक्शन में आता है। क्या आता है सर? डायरेक्शन में आता है। तो ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन बोला हमारा कि प्रभावी संदेशवाहन में बाधा है। कौन बाधा है सर? लैंग्वेज, डिस्टेंस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दिस। बोला टाइप ऑफ कम्युनिकेशन आर रिटन होना चाहिए, वर्बल होना चाहिए, फॉर्मल या ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। निर्देशन, डायरेक्शन इज रिलेटेड टू, डायरेक्शन किससे रिलेटेड है? टॉप लेवल, लो लेवल, मिडिल लेवल या ऑल? ऑल। डायरेक्शन इज सर्वव्यापी, निष्पादनमुखी, निरंतर क्रिया, ये सभी। ऑप्शन होगा डी। अगला बोला है एक अच्छे नेता के निम्नलिखित में कौन से गुण होने चाहिए? प्रयास, समान दक्षता, स्वाभिमान, इनमें से सभी, तो ऑल ऑफ दिस। बोला है अगला छठा क्वेश्चन कि निर्देशन है कंपल्सरी, नेसेसरी, अननेसेसरी, वेस्टेज टाइम, नेसेसरी। अगला बोला है फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज नेसेसरी, फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज नेसेसरी। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा, बोला है स्पष्टता, स्पष्टता, निरंतरता, उपयुक्त सभी। ऑप्शन होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला बोला है संदेश वाहन जाल के प्रकार होते हैं, द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क आर। तो इसका नेटवर्क जो होता है 4 होता है। कितना होता है सर? 4, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोला है हमारा कि टू मैनेजर इज, मैनेजर क्या होता है सर? बॉस, ऑनर, लीडर, नन ऑफ दिस। तो ये जो होता है लीडर होते हैं। क्या होते हैं सर? लीडर होते हैं। द लीडरशिप इज समय की बर्बादी, आवश्यक, धन की बर्बादी, अनावश्यक। तो इसका ऑप्शन होगा बी, आवश्यक, क्योंकि लीडरशिप होना आवश्यक है। बिना लीडरशिप का हमारा फर्म ग्रोथ नहीं करता है। सुपरविजन इज एलिमेंट्स ऑफ, सुपरविजन इज एन एलिमेंट्स ऑफ, एलिमेंट्स किसका है सर? ये एलिमेंट्स है हमारा लीडरशिप, प्लानिंग, डायरेक्शन, नन ऑफ दिस, डायरेक्शन का सर, ऑप्शन सी। अगला बोला है मोटिवेशनल मीन्स शुड बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ। तो ऑप्शन होगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ना तो ग्रुप है, ना तो इंडिविजुअल है, ना तो जॉब है, इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन सा निर्देशन का तत्व नहीं है? निम्न में से कौन सा निर्देशन का तत्व नहीं है? मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, डेलीगेशन, सुपरविजन। तो आप सब जानते हैं कि कम्युनिकेशन जो मेन एलिमेंट्स होता है वो मोटिवेशन होता है, कम्युनिकेशन और सुपरविजन होता है। ये बोला नहीं है सर, तो डेलीगेशन, हस्तांतरण, क्योंकि चौथा जो होता है वो ट्रांसफर होता है, यहाँ दिया डेलीगेशन। अगला दिया हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन फाइनेंशियल इंसेंटिव, फाइनेंशियल इंसेंटिव। तो इसका ऑप्शन होगा सर, बोला है प्रमोशन, स्टॉक इंसेंटिव, जॉब सिक्योरिटी, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, कर्मचारी भागीदारी। इसका ऑप्शन होगा स्टॉक इंसेंटिव। फाइनेंस का समझ से है सर। अगला बोला है स्टेटस कम्स अंडर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बैरियर्स, पद भिन्नता किस प्रकार के संप्रेषण बाधा के अंतर्गत आती है? बोला है पद भिन्नता किस प्रकार के संप्रेषण बाधा के अंतर्गत आती है? तो ऑप्शन होगा बी, ऑर्गेनाइजेशन बैरियर्स। अगला बोला है अब्राहम मास्लो की आवश्यकता सीढ़ी में सबसे उच्च आवश्यकता स्तर पर है,
तो बोला है सुरक्षा आवश्यकता, संबंध आवश्यकता, आत्म संतुष्टि आवश्यकता, प्रतिष्ठा आवश्यकता। ऑप्शन सी होगा आत्म संतुष्टि की आवश्यकता, क्योंकि जब तक सेल्फ कह सकते हैं सेटिस्फैक्शन नहीं होता तब तक हमारा किसी भी कंडीशन में फंड ग्रोथ नहीं करता है। अगला बोला है हमारा कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द मैसेज टू इनटू कम्युनिकेशन सिंबल्स इज कैन नो एज संदेश को संप्रेषण प्रतीकों में बदलने की प्रक्रिया को जाना जाता है मीडिया इनकोडिंग, फीडबैक, डिकोडिंग। तो इसका ऑप्शन होगा सर आपका इनकोडिंग ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन बोला है कि बैरियर इन इफेक्टिवनेस कम्युनिकेशन बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रभावी संदेशवाहन में बाधा है। कौन बाधा है सर? लैंग्वेज, डिस्टेंस, पर्सनल इक्वलिटीज या ऑल ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दिस। अगला बोला है हमारा क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं इसको आप ध्यान से देख लेंगे, रिपीटेड एक दो बार जरूर देख लेंगे सर, क्योंकि इससे आपका सारा क्वेश्चन मैनेजमेंट का कंप्लीट हो जाएगा सर। ओके सर। अगला क्वेश्चन बोला है हमारा कि मैनेजमेंट कंट्रोल इज डन, प्रबंधकीय नियंत्रण किया जाता है बाय लोअर लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल, टॉप लेवल, ऑल ऑफ। तो ऑप्शन होगा ऑल लेवल, क्योंकि सभी कैटेगरी में मैनेजमेंट कंट्रोलिंग किया जाता है। अगला बोला है कंट्रोल इज द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। तो कंट्रोल जो होता है ये हमारा जो होता है मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन होता है। कंट्रोलिंग इज द एक्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो बोला है ये परिणाम है, कार्य है, प्रयास है, ये प्रकार का फंक्शन है, क्योंकि मैनेजमेंट का 5 फंक्शन होता है, उस फंक्शन में हमारा कंट्रोल होता है। बाय इम्प्लाइड कंट्रोल इज नियंत्रण का कर्मचारी करता है। नियंत्रण कर्मचारी क्या करता है सर? विरोध करता है, समर्थन करता है, पसंद करता है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन होगा ए, विरोध करता है। बोला है नियंत्रण क्रिया है, कंट्रोल इज एन एक्टिविटी। तो ऑप्शन होगा ये कॉस्टली, ये महंगी होती है सर। अगला बोला है नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य है, मैनेजर ऑब्जेक्ट ऑफ कंट्रोल इज मैनेजर जैसे कि आप लोग को हम बता रहे थे मैनेजमेंट के बारे में, तो मैनेजमेंट का क्वेश्चन बता रहे थे, हम आपको ध्यान देखेंगे। बता रहे थे कि नियंत्रण क्रिया है, कंट्रोल इज एन एक्टिविटी। ऑप्शन दिया है कॉस्टली, चीप, अनइकोनॉमिक, नन ऑफ दिस। तो ये महंगी है, सस्ती है, अनार्थिक या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन होगा ए, महंगी। अगला बोला है नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य है, बोला है मेजर ऑब्जेक्ट ऑफ कंट्रोल इज भिन्नता, विचलन, सुधार या हानि। तो कंट्रोलिंग का मेन ऑब्जेक्ट होता है रेस्टिफिकेशन, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसको हम कंट्रोल करके उसको सुधार करें। अगला बोला है हमारा कि बजटरी कंट्रोल इज नॉट, बजटरी नियंत्रण प्रबंध का नहीं है। तो इसका ऑप्शन देखिएगा सर, इसका ऑप्शन बोला है हमारा, बोला है कि इसका ऑप्शन है कार्य है, हिस्सा है, स्थापन है, उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा सब्स्टिट्यूट्स, स्थापन, क्योंकि इस प्रश्न में साफ साफ बोला है हमारा, क्वेश्चन बोला है हमारा कि बजटरी नियंत्रण का प्रबंध का अंग नहीं है। मतलब यह कह सकते हैं कि कंट्रोल बजट जो है उसका उसके कंट्रोल में नहीं है। तो कौन सा है? सब्स्टिट्यूट, स्थापन। अगला क्वेश्चन बोला है कि बजट एक अवधि के लिए तैयार किया जाता है, ए बजट प्रिपेयर्ड फॉर ए पीरियड। तो आपको पता है बजट पूरे 1 साल के लिए होता है सर, क्योंकि जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं उनके द्वारा बजट जब पेश किया जाता है, या जो भी राज्य के कसते हैं फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं, जो राज्य के भी होते हैं या देश के होते हैं, उनके द्वारा साल में बजट पेश किया जाता है, मतलब 12 माह का। अगला बोला हमारा
कि बजट प्रबंधन नीति का विवरण होता है, बजट नीति होता है, किसका विवरण होता है? आखिर बजट मैनेजमेंट में किसका? बजट इज ए स्टेटमेंट ऑफ बजटरी पॉलिसी, तो फाइनेंशियल का होता है सर, क्योंकि फाइनेंस बताता है कि कितना हम फाइनेंस खर्च कर रहे हैं, कितना हमारा सेविंग है। अगला बोला हमारा कि बजट अल्पकालीन और दीर्घकालीन पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं। बजट आर प्रिपेयर्ड फॉर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। किस लिए बनाते हैं सर? तो बजट जो होता है ये हमारा सामाजिक है, आर्थिक है, वित्तीय है, ये इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा सर ये फाइनेंशियल है सर। ये क्या सर? फाइनेंशियल है, क्योंकि बजट इस प्रिपेयर्ड बनाया जाता है लॉन्ग टर्म शॉर्ट के लिए, फाइनेंशियल के लिए। अगला बोला है बजट के प्रकार होते हैं। मुख्य रूप से बजट के जो प्रकार होते हैं वो 4 होते हैं सर। कितने होते हैं सर? 4 होते हैं। अगला बोला है कंट्रोलिंग इज नेसेसरी, नियंत्रण आवश्यक है। नियंत्रण आवश्यक है, तो पहला ऑप्शन दिया है लघु उपक्रम के लिए, मध्यम श्रेणी के लिए, बड़े आकार के लिए, उपरोक्त सभी। तो आपको पता है कंट्रोलिंग जो है होता है ये सभी कैटेगरी के लिए आवश्यक है, तो उपरोक्त सभी के लिए ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन बोला हमारा कि व्यवसायिक उपक्रम में नियंत्रण की आवश्यकता होती है। व्यवसायिक उपक्रम की नियंत्रण की आवश्यकता होती है, मतलब किसी भी इन ए बिजनेस इंटरप्राइजेस कंट्रोलिंग इज नीडेड, आवश्यक होती है। बोला है व्यवसाय की स्थापना के लिए, व्यवसाय के संचालन के समय। अगला ऑप्शन क्या दिया है सर? देखते हैं। अगला दिया है वर्ष के अंत में निरंतर, तो इसका ऑप्शन होगा डी, निरंतर। अगला क्वेश्चन बोला है हमारा कि इफेक्टिव कंट्रोलिंग इज, प्रभावी नियंत्रण है। प्रभावी नियंत्रण है तो ये फिक्स है या प्री डिटरमाइंड है, डायनेमिक है, उपरोक्त सभी। तो एक तरह का जान लीजिए इफेक्टिव कंट्रोलिंग जो होता है ये डायनेमिक होता है, ये चेंजेबल होता है हमारा। अगला क्वेश्चन बोला है, ध्यान से देखेंगे, नियंत्रण प्रबंधकीय कार्य है। कंट्रोल इज ए मैनेजरियल फंक्शन। कंट्रोल इज ए मैनेजरियल फंक्शन। क्वेश्चन 16 है, गुड, मैनेजरियल फंक्शन है तो क्या है? अनिवार्य है, कंपल्सरी है, नेसेसरी है, ऑप्शनल है, नन ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शनल, ऐच्छिक। क्या होगा सर? ऐच्छिक नहीं सर, कंट्रोल इज मैनेजरियल फंक्शन, तो इसका ऑप्शन कंपल्सरी, नेसेसरी। ये आवश्यक है सर, क्योंकि जब तक हम कंट्रोलिंग नहीं करेंगे तो तुम्हारा कोई वर्क सही सिस्टमैटिक रूप से ग्रो नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन बोला है एक प्रभावी नियंत्रण तंत्र सहायक होता है। एक प्रभावी नियंत्रण तंत्र सहायक होता है। ऑप्शन दिया महंगी है, सस्ती है, अनइकोनॉमिक है, या नन ऑफ दिस है। तो पता होना चाहिए कि इफिशिएंट कंट्रोल जो होता है वह अनार्थिक होता है, अनइकोनॉमिक होता है हमारा। अगला क्वेश्चन बोला है एक संगठन का नियंत्रण करना कार्य है। एक संगठन का नियंत्रण करना कार्य है। आगे देखना, पीछे देखना, आगे साथ ही साथ पीछे देखना, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग। तो ये पता होना चाहिए कि ये दोनों है सर, ये फॉरवर्ड भी है और बैकवर्ड भी है, तो ऑप्शन सी होगा सर। और चौथा बोला उपयुक्त, ये तो होगा नहीं सर, तो ऑप्शन सी होगा सर। अगला क्वेश्चन बोला है कि प्रबंध अंकेक्षण किसके निष्पादन पर निगरानी रखने के लिए तकनीक है। प्रबंध अंकेक्षण किसके निष्पादन पर निगरानी रखने के लिए तकनीक है सर? तो किसके लिए? कंपनी के लिए है, कंपनी का प्रबंध है, अंशधारी है, ग्राहक है। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा हमारा कंपनी के प्रबंध पर, क्योंकि कंट्रोलिंग जो होता है, मैनेजमेंट ऑडिट जो होता है, ऑडिटिंग जो होता है वो कंपनी के मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए होता है, तो कंपनी के प्रबंध होगा सर। अगला बोला है हमारा कि बजटरी नियंत्रण के लिए तैयारी आवश्यक है। बजटरी कंट्रोल रिक्वायर्ड द प्रिपरेशन ऑफ। बजटरी नियंत्रण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? तो ऑप्शन दिया है बी, बजट, ऑप्शन बी। 21वां बोला है कि नियंत्रण का महत्व होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग इज, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग इज। तो ऑप्शन होगा दिया है जोखिम सुरक्षा, समन्वय में सहायक, प्रेरणा स्रोत, या उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ एबव, ऑल ऑफ एबव। अगला क्वेश्चन बोला हमारा, अगला क्वेश्चन बोला है ये फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड है, तो इसमें क्वेश्चन दिया हमारा, ध्यान से देखेंगे। बोला है हमारा न्यू शेयर इश्यू ऑफ द मार्केट, नए अंश बाजार में जारी किए जाते हैं। ऑप्शन दिया है संगठित, संगठित। दूसरा ऑप्शन दिया है हमारा असंगठित, अनऑर्गेनाइज्ड। तीसरा दिया सेकेंडरी, और चौथा दिया प्राइमरी। तो ये आपका ऑर्गेनाइज्ड होगा, संगठित होगा। सेकंड क्वेश्चन बोला है मुद्रा बाजार में डॉट डॉट का व्यवहार होता है। मनी मार्केट डील्स इन, मनी मार्केट डील्स इन। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा ये लॉन्ग टर्म दिया है, मिडिल टर्म दिया है, शॉर्ट टर्म दिया है, या नन ऑफ दिस। तो मनी मार्केट जाते हैं कि
हमारा जो मनी मार्केट होता है ये जो होता है हमारा फाइनेंशियल मार्केट का दो पार्ट होता है, एक होता है मनी मार्केट और एक होता है कैपिटल मार्केट। तो मनी मार्केट जो होता है इसका डिटेल्स जो होता है शॉर्ट टर्म फंड के लिए होता है। अगला बोला है क्रिएट लिक्विडिटी, तरलता उत्पन्न करती है। तरलता उत्पन्न करती है, क्या उत्पन्न करती है? संगठित बाजार, असंगठित बाजार, प्राइमरी मार्केट, प्राथमिक बाजार, द्वितीय बाजार। तो ऑप्शन सेकंड 4D होगा, द्वितीय बाजार। ध्यान देंगे, द्वितीय बाजार। चौथा क्वेश्चन बोला है संगठित पूंजी बाजार के संगठक हैं। कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केट इज, कंपोनेंट ऑर्गेनाइज्ड मार्केट इज, तो ऑप्शन दिया है वित्तीय संस्थाएं, व्यवसायिक बैंक, स्कंद बाजार, उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन होगा सर मेरा व्यवसायिक बैंक, व्यवसायिक बैंक, कमर्शियल बैंक। अगला क्वेश्चन बोला है व्यवसायिक उपक्रम, व्यवसायिक उपक्रम, सार्वजनिक उपक्रम एवं सरकारी पूंजी बाजार में ऋण है, ऋण है। तो ऑप्शन दिया है हमारा, ऑप्शन दिया है कि प्रदान करने वाले, देने वाले, ए एंड बी, ये उपरोक्त तो नहीं, तो ऑप्शन होगा ए एंड बी, सी, ऑप्शन सी होगा, क्योंकि कंडीशन ये प्रदान करने वाले और देने वाले दोनों होते हैं। अगला बोला है हमारा कि मनी मार्केट डील्स इन, मनी मार्केट डील्स इन, ये पूछा है क्वेश्चन, बीएससीबी मॉडल पेपर 10 में पूछा है। तो इसका ऑप्शन होगा जो ये बोला है हमारा कि मुद्रा बाजार व्यवहार करता है किससे सर? अल्पकालीन बाजार से, अल्पकालीन फंड से, कोष से। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए होगा सर। अगला बोला है कि पूंजी बाजार व्यवहार करता है, तो जस्ट इसका उल्टा है, एक होता है आपका मनी मार्केट, एक होता है कैपिटल मार्केट। तो मनी मार्केट दिया हुआ है, लेकिन कैपिटल मार्केट जो बोला है इसका संबंध जो होता है ये भी अल्पकालीन से होता है। ये भी किससे होता है सर? अल्पकालीन से होता है। अगला क्वेश्चन दिया हमारा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नहीं दिया, मिसप्रिंट कर दिया है, 8 गायब कर दिया, 9 दिया है, 9 क्वेश्चन दिया है हमारा, ध्यान देखेंगे। नहीं, 8 क्वेश्चन दिया है, मिसप्रिंट क्या कर दिया है या 9 लिख दिया है, जबकि क्वेश्चन 8 है। इन न्यू इशूड शेयर डील्स, नवीन निर्मित अंशों में व्यवहार करता है। ऑप्शन दिया है कि सेकेंडरी है, प्राइमरी है, सेकेंडरी प्राइमरी है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा प्राइमरी मार्केट है। कौन सा मार्केट है सर? प्राइमरी मार्केट। अगला बोला हमारा कि रीजनल ऑफिस ऑफ सेबी इज सिचुएटेड, तो बोला है सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है सर? तो सेबी का कार्यालय तीनों जगह है सर, दिल्ली में भी है, कोलकाता में भी है और चेन्नई में भी है, तो तीनों जगह। ऑप्शन होगा डी। अगला बोला है सन 2004 में भारत में स्टॉक, भारत में स्कंद विपणियों की संख्या है, स्कंद विपणियों की संख्या है, मतलब बोला स्टॉक एक्सचेंज का कितने मेंबर है हमारा? तो 24। अगला क्वेश्चन बोला है भारत में सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज स्टैब्लिश हुआ था, भारत में सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज स्टैब्लिश हुआ था, कब हुआ था सर? 1857, 1877, 1887, 1987। तो याद रखिए कि ब्रिटिश शासन में पहले हुआ था 1887 में, 1887 में। अगला बोला विश्व में सबसे पहले द फॉरमोस्ट स्टॉक एक्सचेंज वाज एस्टैब्लिश्ड इन, तो ये कहाँ हुआ था? दिल्ली में, लंदन में, अमेरिका या जापान? तो ऑप्शन बी होगा सर, ये लंदन में हुआ था सर। कहाँ हुआ था सर? लंदन में। अगला बोला है हमारा कि फॉर स्टॉक एक्सचेंज सर्विसेज ऑफ सेबी इज, स्कंद विपणन के लिए सेबी की सेवाएं हैं, सेबी की सेवाएं हैं, तो ऐच्छिक है, आवश्यक, अनावश्यक, अनिवार्य? अनिवार्य है सर। अगला ऑप्शन डी होगा सर। बोला है कि सेबी का मुख्य कार्यालय कहाँ है सर? सेबी का मुख्य कार्यालय कहाँ है? सेबी का जो मुख्य कार्यालय है वो हमारा दिल्ली नहीं, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो मुंबई है। याद रखिएगा कि मुंबई जो होता है स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करता है, तो इसका जो मेन ऑफिस है, इकोनॉमिकल रूप से कंट्रोलिंग पावर जो होता है मुंबई के अंदर होता है, क्योंकि सारी अर्थव्यवस्था जो होता है वो मुंबई से ही डिपेंड करता है, इसलिए इसका ऑफिस कहाँ है सर? मुंबई में है। अगला बोला है भारत में स्कंद विपणियों का भविष्य है, हमारा ऑप्शन दिया है, हमारा ऑप्शन दिया है ब्राइट है, ऑन इन डार्क है, और ऑर्डिनरी है और नो फ्यूचर है। तो इसका ऑप्शन होगा ब्राइट, उज्जवल। अगला क्वेश्चन बोला है स्टॉक एक्सचेंज प्रोटेस्टेड द इंटरेस्ट ऑफ, स्कंद विपणि हित की सुरक्षा करती है, किसकी सुरक्षा करती है सर? तो इन्वेस्टर की सुरक्षा करती है सर। किसका सुरक्षा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन बोला है हमारा अगला क्वेश्चन जो है ध्यान से देखेंगे, ये हमारा मार्केटिंग से रिलेटेड है। पहले याद रखिए कि मार्केट और मार्केटिंग होता है क्या सर? मार्केट मतलब होता है एक ऐसा प्लेस जहां पे गुड्स का ट्रांजैक्शन होता है,
और मार्केटिंग मतलब होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को बाजार में प्रेजेंट करना। देखिए, बाजार में बेचना कहलाएगा बाजार, मार्केट कहलाएगा। किसी प्रोडक्ट को किसी खास स्थान पे या किसी भी जगह जो खरीद बिक्री करते हैं, ट्रांजैक्शन वर्क करते हैं, तो उस प्लेस को हम मार्केट कहेंगे। लेकिन उस प्रोडक्ट को जिस प्रोसेस से बाजार में प्रेजेंट करें, उस प्रोसेस का नाम होता है मार्केटिंग, मतलब विपणन। क्या होता है? विपणन। तो क्वेश्चन दिया हमारा कि द एडवांटेज ऑफ मार्केटिंग इज, मार्केटिंग का फायदा किसको किसको है सर? कंज्यूमर को है, बिजनेसमैन को है, मैन्युफैक्चरर को है, टू ऑल। तो ऑप्शन डी होगा ऑल। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड ब्रांड आर शॉर्ट नेम, मेमोरियम, अट्रैक्टिव, ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन इसका जो होगा ऑल ऑफ दीज। लेबलिंग इज कंपल्सरी है, नेसेसरी है, बोला है कि लेबलिंग आपका अनिवार्य है, आवश्यक है, इच्छिक है, धन की बर्बादी है। आवश्यक है सर, क्योंकि लेबलिंग से प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ता है हमारा। अगला बोला है मनी स्पेंड ऑन मार्केटिंग इज, विपणन पर व्यय किया गया धन वेस्टेज है, आवश्यक है, ग्राहकों पर भार है, नियोजन है। एक प्रकार का ये इन्वेस्टमेंट है सर। क्या सर? एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है। अगला बोला है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज, तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है सर? प्रोडक्शन ओरिएंटेड है, सेल्स ओरिएंटेड है, कस्टमर ओरिएंटेड है, ऑल ऑफ थ्री। तो ऑल ऑफ थ्री, ये तीनों होगा सर। बोला है विज्ञापन का सबसे महंगा साधन है एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन या पब्लिक रिलेशन। तो इसका ऑप्शन जो होगा, इसका ऑप्शन होगा हमारा पर्सनल सेलिंग। अगला क्वेश्चन बोला हमारा कि ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्स प्रमोशन आर, विक्रय संवर्धन के उद्देश्य है नई वस्तु से अवगत कराना मात्र, नए ग्राहक आकर्षित करने हेतु मात्र, प्रतिस्पर्धा का सामना करने हेतु मात्र, उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन होगा डी, उपरोक्त सभी, ऑल द अबव। अगला क्वेश्चन बोला है कि विपणन प्रबंध अवधारणा का जन्म स्थान है, द बर्थ प्लेस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। ये बर्थ प्लेस क्या है हमारा? ये बर्थ प्लेस हमारा जो है ये इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, जापान। तो अमेरिका है सर। इसका बर्थ प्लान क्या है? अमेरिका है सर। मार्केटिंग का जो बर्थ प्लान है वो अमेरिका है सर। बोला है सबसे अधिक, क्यों अमेरिका है? क्योंकि अभी भी जान रहे हैं कि सबसे डेवलप कंट्री जो हमारा यूएसए है, और जितना भी नया नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है और उसका मार्केटिंग प्रोसेस जो किया जाता है वो यूएसए द्वारा किया जाता है, मतलब अमेरिका द्वारा किया जाता है। इसलिए इसका एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था वो अमेरिका में हुआ था। बोला है सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र है ब्रांड, लेबलिंग, पैकेजिंग, व्यापार मार्ग। तो सबसे अधिक व्यापक जो है वो हमारा है पैकेजिंग। क्या सर? क्योंकि पैकेजिंग से हमारा जो माल होता है वेस्टेज नहीं होता है, बर्बाद नहीं होता है, सेफ रहता है और उसका वैल्यू हमारा बढ़ता है। ऑप्शन होगा सी। अगला क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन 10 बोला है हमारा कि विपणन व्यय भार है, मार्केटिंग एक्सपेंडिचर इज बर्डन ऑन, उद्योग पर, व्यवसायियों पर, उपभोक्ता पर, इन्वेस्ट कोई नहीं। इसका भार जो पड़ता है वो कंज्यूमर पड़ता है। जितना मार्केटिंग में खर्च हो रहा है उस प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ रहा है, और प्रोडक्ट जो परचेज करते हैं उसको कंज्यूमर कहते हैं, प्रोडक्ट को जो खरीदते हैं उसको हम ग्राहक कहते हैं। तो उस सारा भार किस पे पड़ा? एक कंज्यूमर पड़ा। अगला बोला हमारा कि एडवर्टाइजिंग इज, इसका एक बड़ा एग्जांपल है सर। इसका एग्जांपल ये है 10वां क्वेश्चन का कि मान लीजिए एक पेप्सी कोला जो बनता है हमारा वो 2 रुपए का बनता है, लेकिन मार्केट में आते आते उसका वैल्यू हो जाता है 12 रुपया। तो क्यों? क्योंकि उस पर जो मार्केटिंग का जो खर्च हो रहा है इससे उसका वैल्यू बढ़ गया हमारा। अगला क्वेश्चन बोला एडवर्टाइजिंग इज, तो इन्वेस्टमेंट है, अननेसेसरी है, धन के बाद इन्वेस्ट कोई नहीं। तो इन्वेस्टमेंट है सर, क्योंकि बिना एडवर्टाइजमेंट का हमारा प्रोडक्ट बाजार में सेल नहीं हो सके। अगला बोला है मार्केटिंग मिक्स डज नॉट इंक्लूड, विपणन मिश्रण में सम्मिलित नहीं होता है, प्राइस प्रोडक्ट प्रमोशन, कंज्यूमर प्रोडक्शन। तो ऑप्शन डी कंज्यूमर प्रोडक्शन। अगला बोला हमारा कि फॉर बिजनेस मार्केटिंग इज, व्यवसाय के लिए विपणन है अनिवार्य, लग्जरी, नेसेसरी, अननेसेसरी। इसका ऑप्शन होगा कंपलसरी, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन बोला है सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र है, तो क्या है सर? ब्रांडिंग है, पैकेजिंग है, लेबलिंग या ट्रेडमार्क। तो ब्रांडिंग है सर, इसका क्षेत्र बहुत व्यापक होता है हमारा। गुड। अगला हमारा बोला है सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र है द मैक्सिमम वाइड स्कोप। सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र किसमें है सर?
सर इसका ऑप्शन होगा ए नहीं, इसका ऑप्शन होगा पैकेजिंग। क्या होगा सर? पैकेजिंग। अगला बोला है हमारा कि विपणन प्रबंध अवधारणा का जन्म हुआ है, कहां से हुआ? जस्ट पढ़े थे हमने, अमेरिका। अगला क्वेश्चन दिया है समाज के द्वारा अक्सर विज्ञापन का विरोध किया जाता है, क्योंकि इसमें कभी कभी होता है एडवर्टाइजमेंट इज ऑफ्टेन ऑब्सर्व्ड बाय द सोसाइटी बिकॉज इट इज समटाइम्स। तो ये धोखाधड़ी है, मिथ्या वर्णन है, अधिक कीमत, इनमें से कभी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा इनमें से सभी, इनमें से सभी, सभी है सर। विपणन में सम्मिलित होता है, विपणन में क्या सम्मिलित होता है? विपणन में सम्मिलित होता है, बोला है ऑप्शन परचेज, सेल्स, वेयर हाउसिंग, ऑल द अबव, ऑल ऑफ अबव। तो ऑप्शन डी होगा ऑल ऑफ अबव। अगला क्वेश्चन बोला है द एडवांटेज ऑफ मार्केटिंग इज कंज्यूमर, बिजनेसमैन, मैन्युफैक्चर, टू ऑल। तो ऑप्शन डी होगा टू ऑल। बोला है निम्न में से कौन पैकेजिंग का कार्य है? प्रोडक्शन, कन्वेंशन, आइडेंटिफिकेशन, ऑल अबव, ऑल अबव, तीनों है सर। प्रोडक्शन भी होता है, सुविधा भी होता है, और उस प्रोडक्ट का वैल्यू पता चलता है कि वो प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट है। बोला है विपणन का मार्केटिंग मिक्स, स्वामित्व का हस्तांतरण, विपणन नीतियों का निर्धारण, सेल्स एंड सेल्स प्रमोशन, ऑल ऑफ अबव, ऑल ऑफ अबव। तो इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ अबव, ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। बोला है अगला क्वेश्चन 21 बोला है हमारा कि गुड में बी परचेज ऑन बेसिस ऑफ, माल क्रय करने का आधार होना चाहिए इंसेप्शन, साइज एंड सैंपल, डिस्क्रिप्शन एंड ब्रांड, उपयुक्त सभी, ऑल द अबव। तो ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि इसका बेस ये सभी होना चाहिए सर। अगला बोला हमारा 22वां क्वेश्चन 22 के विपणन अवधारणा का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज फॉर सोसाइटी के लिए, कंज्यूमर के लिए, प्रोड्यूसर के लिए, ऑल दिस थ्री। तो ऑप्शन होगा डी ऑल दिस थ्री, तीनों। अगला ऑप्शन बोला है, क्वेश्चन बोला है पैकेज वाली उपभोग उत्पादों पर लेबलिंग अनिवार्य है, लेबलिंग इज कंपल्सरी इंस्पेक्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट, कंज्यूमर प्रोडक्ट। इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा हमारा बोल रहा है ऑल, कुछ के पर, ए फ्यू, किसी पर, उपयुक्त कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा जो अनिवार्य है लेबलिंग, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अगला बोला है कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट इंक्लूडेड, बोला भौतिक वितरण में समावेश नहीं होता है, समावेशित नहीं होता है, भौतिक वितरण में समावेशित नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन दिया है ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंसिंग, वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल। तो इसका ऑप्शन होगा फाइनेंसिंग। अगला क्वेश्चन बोला है द फैक्टर अफेक्टिंग प्रोडक्ट मिक्स आर, उत्पाद अंतर्विलय मिश्रण को प्रभावित करने वाला घटक है, कौन है सर? तो कौन है घटक सर? इसका ऑप्शन दिया है मार्केटिंग, प्रोडक्शन, फाइनेंशियल, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन डी होगा ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन बोला है कि मार्केटिंग इज द डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, विपणन समाज के जीवन स्तर प्रदान करता है, विपणन समाज को जीवन स्तर प्रदान करता है। तो ये कथन कौन कहे थे सर? पॉल म्यूर, फिलिप कोटलर। तो इसका ऑप्शन होगा ए, पॉल म्यूर। अगला क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से। तो ये याद रखिएगा कि आपके लिए ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक कंज्यूमर के लिए इस कंटेंट को जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अभी बाजार में बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो मिलावटी होते हैं। उन्हीं मिलावटी से बचने के लिए सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा 1986 में बहुत सारे एक्ट पास किए गए। उसी एक्ट में कहा गया कि जो भी कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, तो प्रोडक्ट को परचेज करने के पश्चात आप उसके बदले में बिल या वाउचर को जरूर लें, क्योंकि उस वाउचर को लेने से आपकी वारंटी या गारंटी बची रहती है। यदि आप उस बिल को नहीं लेते हैं, तो यदि माल में डिफेक्टिव होता है, यदि किसी प्रकार का डैमेज होता है, तो किसी भी कस्टमर, किसी भी कंडीशन में दुकानदार जो होता है उस माल को रिटर्न नहीं लेता है। तो उससे बचने के लिए हर कस्टमर को ये जानना जरूरी है इस एक्ट के बारे में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, जिससे आपको बाजार में किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने में प्रॉब्लम्स नहीं होता है। और मान लीजिए यदि कोई डिफेक्टिव मिल भी जाता है, तो उस कंडीशन में उसका सॉल्यूशन इसी आधार पर होता है, किसके द्वारा? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के आधार पे क्वेश्चन जो हमारा है ध्यान देखेंगे, बोला है
द डिस्प्यूट कम अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आर, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत विवाद आते हैं। ऑप्शन दिया है हमारा कि डिस्प्यूट एज टू सेल ऑफ शेयर बाय कंपनी की अंश संबंधी विवाद, दंडित प्रकृति के विवाद, विक्रेता द्वारा दोषी माल के विक्रय संबंधी विवाद, नौकरी संबंधी। तो ऑप्शन होगा सी, विक्रेता द्वारा दोषी माल के विक्रय संबंधी विवाद, क्योंकि इसमें यदि कस्टमर को डिफेक्टिव माल मिल जाता है तो इसी एक्ट में आता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। बोला हमारा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड, ये पास कब हुआ था? 1986 में। ये पास हुआ था हमारा 1986 में, 1986 में। अगला क्वेश्चन बोला है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज इफेक्टिव इन इंडिया फ्रॉम, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम प्रभावी है। तो ये हमारा ऑप्शन दिया है 15 मार्च 1986, 15 मार्च 1987, 15 मार्च 1988। ये तो पता है 1986 में हुआ था, लेकिन वो डेट था 15 मार्च 1986। अगला क्वेश्चन बोला है कि नेशनल कमीशन कैन सेटल डिस्प्यूट, बोला है कि राष्ट्रीय आयोग उपभोक्ता विवाद को निपटारा करता है। ऑप्शन दिया है अप टू 5 लाख, अप टू 10 लाख, अप टू 20 लाख और अबव 1 करोड़। याद रखिएगा कि जब भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होता है तो इसका सॉल्यूशन 3 कंडीशन होती है। एक होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल में, एक होता है स्टेट लेवल और एक होता है नेशनल। तो नेशनल लेवल का जो अमाउंट होता है वो होता है अबव 1 करोड़। कितना होता है? अबव 1 करोड़। अगला क्वेश्चन बोला है कंज्यूमर डिस्प्यूट सेटलमेंट एजेंसीज आर, उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसी है, ये कहाँ है सर? डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, ऑल अबव। तो इस ऑप्शन डी होगा, ये 3 होगा सर, जिला, राज्य और राजकीय। आप याद रखिएगा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में मेंबर जो होते हैं वो हमारे 3 होते हैं, स्टेट कमीशन में जो मेंबर होते हैं वो 5 होते हैं और नेशनल में आपके 7 मेंबर होते हैं। जो भी डिस्ट्रिक्ट में होते हैं उसमें 3 मेंबर होते हैं। 3 मेंबर में एक हमारे जज होते हैं, एक वकील होते हैं और एक जज होते हैं, एक मेल मेंबर, एक फीमेल मेंबर होते हैं। स्टेट लेवल कमीशन में 5 मेंबर होते हैं, एक जज होता है, 2 वकील होता है, एक मेल और एक फीमेल मेंबर होते हैं। नेशनल लेवल में जो होते हैं 7 मेंबर होते हैं। इसमें क्या होते हैं? इसमें हमारे एक जज होते हैं, एक 2 वकील होते हैं, 2 हमारे मेल मेंबर होते हैं, 2 मेल मेंबर होते हैं और 2 फीमेल मेंबर होते हैं इसमें नेशनल कमीशन में। अगला क्वेश्चन बोला है कि अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंप्लीमेंट मीन्स, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायतकर्ता का अर्थ होता है कंज्यूमर। ऑप्शन दिया है कंज्यूमर, इसका ऑप्शन और दिया होगा ऑप्शन दिया है स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑल द अबव। ऑप्शन होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन बोला है, ध्यान देखेंगे, अगला क्वेश्चन बोला है हमारा डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम द फॉर्मेट कैन सेटलमेंट डिस्प्यूट्स, मतलब जिला जो डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है वहां पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का अमाउंट कितना होना चाहिए? तो बोला है अप टू 5 लाख, अप टू 10 लाख, अप टू 15 लाख एंड अबव 20 लाख। 20 लाख इसका अमाउंट होता है 5 लाख। डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो भी हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो भी हमारा एक्ट होता है, इसमें जो भी बिल होता है अमाउंट का, वो होता है 5 लाख। कितना होता है? नेशनल में होता है अबव 1 करोड़, लेकिन डिस्ट्रिक्ट में होता है 5 लाख। अगला बोला हमारा कि स्टेट कमीशन कैन सेटल डिस्प्यूट्स। अब बोला स्टेट लोन कितना होता है? स्टेट लोन जो होता है हमारा होता है 3 लाख, डिस्ट्रिक्ट में होता है 5 लाख, स्टेट में होता है हमारा 10 लाख और नेशनल में होता है अबव 1 करोड़। अगला बोला है द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर इन इंडिया, भारत में उपभोक्ता का उत्तरदायित्व है, भारत में उपभोक्ता का उत्तरदायित्व है। बोला है टू बी क्वालिटी कंसेशंस, टू ऑब्टेन receipts from purchase, to be aware of his right, all of these। इसका ऑप्शन होगा all of these, क्योंकि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कंज्यूमर के पास। अगला बोला हमारा कि देयर आर मशीनरी फॉर सेटलमेंट कंज्यूमर डिस्प्यूट 3, 5, 10 देन 2। तो इसके लिए निपटारे की व्यवस्था 3 होनी चाहिए। कितना सर? 3। ऑप्शन नंबर ए। अगला बोला है निम्न में से कौन सा उपभोक्ता उत्पाद नहीं है? इनमें से कौन सा उपभोक्ता उत्पाद नहीं है? तो इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा हमारा रॉ मटेरियल बोला है, रेफ्रिजरेटर बोला, ओल्ड स्टेटस बोला है, देन शूज बोला है। तो ऑप्शन होगा रॉ मटेरियल, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन जो हमारा है 12वां क्वेश्चन,
वो बोला है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता के अधिकार है, उपभोक्ता के अधिकार है, तो उपभोक्ता के अधिकार कितने हैं सर? तो आप जान लीजिएगा टोटल 6 उसका राइट है, राइट ऑफ कंज्यूमर जो होते हैं वो 6 होता है, सुनने का अधिकार, जानने का अधिकार, बहुत सारे पॉइंट हैं, टोटल 6 हमारा है। अगला बोला है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, बोला है नौकरी संबंधी विवाद, दोषपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना, उपयुक्त सभी। तो बोला है यहाँ पे ऑप्शन होगा बी, डिस्प्यूट रिलेटिंग टू डिफेक्टिव प्रोडक्ट सर्विसेज। अगला क्वेश्चन बोला है कंज्यूमर कोर्ट अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मींस, बोला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंदर उपभोक्ता न्यायालय से आशय है, तो इसका ऑप्शन होगा डी, क्योंकि जिला फॉर्म भी होता है, राज्य फॉर्म होता है, राष्ट्रीय भी होता है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल। अगला बोला है निम्न में से कौन गैर सरकारी संगठन नहीं है, निम्न में से कौन गैर सरकारी संगठन नहीं है? तो बोला है मुंबई ग्राहक पंचायत मुंबई। अगला बोला उपभोक्ता संघ कोलकाता, उपभोक्ता शिक्षा एवं शोध केंद्र अहमदाबाद, उपभोक्ता संरक्षण प्रतिनिधि। तो ऑप्शन होगा बी, उपभोक्ता संघ कोलकाता, उपभोक्ता संघ कोलकाता। अगला क्वेश्चन बोला है हमारा क्वेश्चन 16 कि द मैक्सिमम एज ऑफ मेंबर ऑफ नेशनल कमीशन में राष्ट्रीय आयोग के सदस्य की अधिकतम सीमा हो सकती है। तो ऑप्शन बोला है कि 60, 65, 70, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन होगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन बोला है हमारा 17 क्वेश्चन कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता का अर्थ है, उपभोक्ता का अर्थ है माल क्रय करके पुनः विक्रय करने वाला व्यक्ति, माल क्रय करके पुनः विक्रय न करने वाला व्यक्ति। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, क्योंकि एक कंज्यूमर जो होता है परचेज जो करता है वापस करने के लिए, यूज करने के लिए करता है, तो ऑप्शन बी होगा। अगला बोला है कि इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, तो इंपॉर्टेंस क्या क्या है? तो इंपॉर्टेंस में दिया है पब्लिक सपोर्ट, सोशल ऑब्लिगेशन, मॉनेटरी, एज पर लॉ, ऑल ऑफ एबव। तो उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी, तो ऑप्शन डी होगा सर। अगला क्वेश्चन ध्यान देखेंगे, यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है क्वेश्चन लिखा है, गौर करेंगे। कुछ हमारा सेट है, बोला है प्रबंध है, मैनेजमेंट इज ए कला, विज्ञान, कला और विज्ञान, इनमें से कोई नहीं। तो मैनेजमेंट जो होता है आर्ट एंड साइंस है। अगला क्वेश्चन बोला है हमारा कि द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, तो प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है किसके प्रति? सभी के प्रति, केवल कर्मचारियों के प्रति, सरकार के प्रति, केवल उपभोक्ता? तो ये होगा टू ऑल, तो सभी के प्रति। अगला बोला है प्रबंध कला है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ, आर्ट है स्वयं काम करने की कला, दूसरों से काम लेने की, या डी बोला है स्वयं काम कर रहे हैं तथा दूसरों से काम लेने की। तो ऑप्शन डी होगा सर। अगला बोला है प्रबंध एक पेशा है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो बोला है जॉर्ज आर टेरी, अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन, हेनरी फ्योल, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन बी होगा अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन बोला है कि मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स, दिस स्टेटमेंट इज, ये किनके द्वारा कहा गया है? प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। तो ये कहा गया था लॉरेंस ए एप्पल, आर सी डेविस, कीथ एंगोनिन, जॉर्ज आर टेरी। तो ऑप्शन नंबर ए, लॉरेंस एंड एप्पल। अगला बोला है द नेचर ऑफ मैनेजमेंट, द नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का नेचर कैसा है सर? एज एन इनब्रॉन एबिलिटी, एज एन एक्वायर्ड एबिलिटी, एज एन इनब्रॉन एबिलिटी एंड एज एन एक्वायर्ड एबिलिटी बोथ, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी, जन्मजात प्रतिभा या अर्जित प्रतिभा, दोनों के रूप में। अगला क्वेश्चन बोला हमारा कि प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में लागू होती है, इन द नेचर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट अप्लाइज। तो बोला बायर बिहेवियर, सेलर बिहेवियर, बोला है नन ऑफ द टू या नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, दोनों के लिए होता है, क्रेता और विक्रेता दोनों। बोला है कि किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यक है एफिशिएंट मैनेजमेंट का, कुशल प्रबंधक का। अगला बोला है कि हायर लेवल मैनेजमेंट स्पेंड ऑन प्लानिंग पार्ट ऑफ हिज टाइम। तो आपको पता है कि मैनेजमेंट का 3 लेवल होता है, टॉप लेवल, मिडिल और लो मैनेजमेंट। तो टॉप लेवल जो हायर लेवल होता है उसका 35% होता है।
अगला क्वेश्चन बोला है द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज, तो मैनेजमेंट का सार क्या होता है? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब होता है कि जितने भी एम्प्लॉय होते हैं वो जब कोऑर्डिनेट होके जब आपस में मिल काम करते हैं तो हमारा क्या होता है? मैनेजमेंट काम जो होता है इजी होता है। अगला बोला है मैनेजमेंट इज ए डिक्लेरेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इन्वॉल्व्स, तो ये मनी है, मशीन है, मैन या मटेरियल, तो ऑप्शन बी होगा, ये मशीन है सर। अगला क्वेश्चन बोला है कि मैक्सिमम इंसेंटिव गिविंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉय इज स्टाफिंग, मोटिवेशन, ऑर्गेनाइजेशन, नन ऑफ दिस, तो ऑप्शन नंबर बी मोटिवेशन। अगला बोला है कि जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध के कार्य हैं, तो आप जानते हैं बेसिकली मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं, लेकिन जॉर्ज आर टेरी के अनुसार मैनेजमेंट के 4 फंक्शन होते हैं, तो ऑप्शन डी होगा सर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन बोला हमारा, ध्यान से देखेंगे, अगला क्वेश्चन बोला है कि कुंडज ए डोनेल के अनुसार प्रबंध के प्रमुख कार्य हैं। अकॉर्डिंग टू कुंडज एंड डोनेल आर मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट का बेसिकली जो फंक्शन होता है वो 5 होता है, आपको पता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन एंड कंट्रोलिंग। अगला क्वेश्चन है कि समन्वय स्थापित किया जाता है, कोऑर्डिनेशन इज एस्टैब्लिश्ड, टॉप लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट। अगला क्वेश्चन बोला है कोऑर्डिनेशन इज वॉलंटरी है, नेसेसरी है, अननेसेसरी है, वेस्टेज टाइम, तो ऑप्शन जो होगा ये होगा नेसेसरी, आवश्यक है सर। अगला क्वेश्चन बोला है हमारा कि समन्वय स्थापित किया जाता है, कोऑर्डिनेशन इज एस्टैब्लिश्ड। अगला बोला बिटवीन ग्रुप, बिटवीन डिपार्टमेंट्स, अगला बोला बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, अगला बोला ऑल द अबव, तो ये तीनों कैटेगरी के लिए होता है, तो इसका ऑप्शन होगा डी। अगला क्वेश्चन बोला है कि प्रबंध के कितने स्तर होते हैं, तो बेसिकली जान रहे हैं प्रबंध के 3 स्तर होते हैं, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल होता है, मिडिल लेवल होता है, लो लेवल मैनेजमेंट होता है। अगला क्वेश्चन बोला है भारत में प्रबंध है, तो ये तो अननेसेसरी है सर, जब तक मैनेजमेंट नहीं होगा तो किसी भी कंडीशन में किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन बोला है हमारा, ध्यान देखेंगे, अगला क्वेश्चन यहीं पे सर, ध्यान देखिए, हो गया है। अगला बोला है हमारा कि प्रबंध की सफलता का प्राथमिक तत्व क्या है सर? सेटिस्फाइड एम्प्लॉयड, लार्ज कैपिटल, बिग मार्केट, मैक्सिमम प्रोडक्शन, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, लार्ज कैपिटल। अगला क्वेश्चन बोला है कि द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इज, प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है सभी के प्रति, कर्मचारियों के प्रति, सरकार के प्रति, समाज के प्रति, तो टूवर्ड ऑल, सभी के प्रति। अगला बोला है हमारा क्वेश्चन कि कुंडज ए डोनेल के अनुसार प्रबंध के प्रमुख कार्य हैं, प्रबंध के प्रमुख कार्य हैं, गुड, प्रबंध के प्रमुख कार्य 4 हैं कुंडज के अनुसार। अगला क्वेश्चन बोला है एनालिसिस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण है, एनालाइज कर रहे हैं कितना परसेंट? 75%। अगला क्वेश्चन बोला है कि वेजेस गिवन टू वर्कर्स एंड ट्रेडिशनल मैनेजमेंट आर, परंपरागत प्रबंध में श्रमिकों को मजदूरी दी जाती है, कम, अधिक, अधिकतम, या इनमें से कोई नहीं, तो ये कम होगा सर ऑप्शन। अगला बोला है प्रोडक्शन इज साइंटिफिक मैनेजमेंट इज, वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है, अधिकतम, न्यूनतम, सामान्य, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन ए होगा मैक्सिमम। अगला क्वेश्चन बोला है कि बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रॉफिट आर इंक्रीज, रिड्यूस, नो इफेक्टिव, नन ऑफ दिस, इसका ऑप्शन ए होगा इंक्रीज। अगला क्वेश्चन बोला है हमारा, ध्यान से देखेंगे, जो भी ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा सर। बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्कर्स, तो ऑप्शन होगा बेनिफिट्स, लाभ होता है। अगला क्वेश्चन बोला है बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्किंग आवर ऑफ वर्किंग आर, वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के कार्य के घंटों में होती है, तो क्या होती है सर? इंक्रीज, डिक्रीज, नन इफेक्ट, नन ऑफ दिस, तो ऑप्शन होगा बी डिक्रीज। अगला क्वेश्चन बोला है बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट कंज्यूमर आर नॉट अफेक्टेड, सफर एक्सप्लोशन, बेनिफिटेड, सफर लॉसेस, तो ऑप्शन डी सी होगा, लाभ होता है। वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन है सर? तो आपको पता है साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो फादर है उनका नाम है एफ.डब्ल्यू. टेलर। ऑप्शन नंबर सी, वैज्ञानिक प्रबंध का प्रारंभ कब हुआ था? तो आपको पता है साइंटिफिक मैनेजमेंट का एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था 1913 में,
19। अगला क्वेश्चन बोला हमारा कि हेनरी फेयल के प्रबंध के सिद्धांत है। आप सब जान रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में टोटल जो होते हैं वो 14 प्रिंसिपल होते हैं। अब टेलर के अनुसार हेनरी फेयल के अनुसार जो प्रिंसिपल होते हैं वो 14 होते हैं। कितने होते हैं सर? 14। अगला क्वेश्चन बोला है हमारा हेनरी फेयल का जन्म कहाँ हुआ था सर? बोला है जापान में, फ्रांस में, जर्मनी, अमेरिका। तो ऑप्शन होगा फ्रांस। इनका जन्म कहाँ हुआ था सर? फ्रांस में हुआ था। अगला क्वेश्चन बोला है द प्रोपराइटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट वेयर, प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता थे, कौन थे सर? हेनरी फेयल, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन बोला है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर, ऑप्शन होगा डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन बोला है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट यूनिवर्सल, फ्लेक्सिबल, एब्सोल्यूट, बिहेवियरल। तो ऑप्शन होगा सी, एब्सोल्यूट। अगला क्वेश्चन बोला है कि एक कार्य के निष्पादन के लिए प्रबंध को सर्वोत्तम रास्ता ढूंढना चाहिए, वैज्ञानिक प्रबंध का कौन सा सिद्धांत इस पंक्ति की व्याख्या करता है? तो बिहेवियर, क्योंकि याद रखिएगा किसी भी कंज्यूमर के लिए, किसी भी सेलर के लिए बिहेवियर्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट करता है, क्योंकि उसके बिहेवियर के आधार पे ही उसका फर्म डेवलप करता है। अगला क्वेश्चन बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, निम्न से कौन सा प्रबंध के सिद्धांत का महत्व नहीं है? अगला ऑप्शन दिया है इंक्रीज इन एफिशिएंसी, इंटीग्रेटिव, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज, फॉलो मॉडिफाइड टेक्नोलॉजी। तो ऑप्शन डी, परिवर्तित तकनीकों को अपनाना। अगला क्वेश्चन बोला है कि वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों को होती है, बोला है एडवांटेज। आपको पता होना चाहिए किसी भी कंडीशन में यदि मैनेजमेंट का यूज करते हैं तो केवल आपको प्रॉफिट होता है। तो बेसिकली ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब आपको कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताएंगे, उसको आप ध्यान सुनेंगे, क्योंकि जो कंटेंट हम बोलेंगे इसको आप 1 या 2 बार सुन लेंगे तो उस कंटेंट को आप याद कर लेंगे। साथ ही साथ ये भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जो भी बता रहे हैं ये आपके लिए सीयूटी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आप बीएसटी लिए हैं तो बीएसटी के तहत आपका ये सब क्वेश्चंस भी रहेंगे सर। तो जितना भी आप ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं जो भी पेपर का, वो सारे ऑब्जेक्टिव आपका सीयूटी में भी काम देंगे। तो अब आपको जो टॉपिक हम देंगे उसको आप ध्यान से देखेंगे और हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। उसमें आपको सारे नोट्स, डाटा, सारा कुछ मिलेगा, उसको डाउनलोड कर लेंगे। नारायण कॉमर्स हजारीबाग। साथ ही साथ जो लोग को ये नहीं मिल पा रहा है उनको इन्फॉर्मेशन आप लोग दे दें, ज़्यादा से शेयर कर दें, ताकि उनको इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल सके और सारे नोट्स को आसानी से वो पढ़ सके। गुड, ओके सर।